Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. My dear students, हम बात कर रहे हैं आजकल जो हम पढ़ रहे हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स। एडजॉर्प्शन हमारा हो चुका है, कोलोइडल प्रॉपर्टीज़, कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल सॉल्यूशंस हमारे चल रहे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे कि आपने ब्राउनियन मोशन इसके बारे में पढ़ लिया है, कोलोइड्स पढ़ लिए हैं, डिस्पर्सन मीडियम आपने पढ़ लिया है, आपने डायलिसिस पढ़ लिया है, आपने पेप्टाइजेशन पढ़ लिया है, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो हम बात कर रहे हैं आजकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, जो बात चल रही है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो उसी एक प्रॉपर्टी में से आपकी एक प्रॉपर्टी है आज, दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में आप अंदर लिख लीजिए टिंडल इफेक्ट, इतना लिख लीजिए। टिंडल इफेक्ट कैसे हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण क्या क्या थे, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से जो है टिंडल इफेक्ट आपका दिखाया जाता है या देखा जाता है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ऐसा मान लीजिए कि किसी एक बंद अंधेरे कमरे के अंदर, यानी कि एक डार्क रूम है, और उस डार्क रूम में आपको दो सॉल्यूशंस रखने हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो जब किसी टॉर्च का, ये टॉर्च है, और इस टॉर्च का जब एक बीम ऑफ लाइट जो है इसके ऊपर डाला जाता है, तो यहाँ कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये आपका जो बीम ऑफ लाइट है वो यहाँ आता है, तो इसमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि एक अलग से, लाइक दिस, एक बीम ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस ऑल्सो। एक जो है बीम ऑफ लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, यानी कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स का यहाँ पर स्कैटरिंग हो गया। स्कैटरिंग हो गया तभी तो ये सब के सब अलग अलग दिख रहे हैं आपको। स्कैटरिंग हो गया, सब के सब सेपरेट हो गए, ठीक है। तो ये है आपकी टिंडल इफेक्ट, यानी कि एक डार्क रूम में जब आपने ट्रू सॉल्यूशन के अंदर रख करके एक जो है ये लाइट बीम पास किया तो कोई इफेक्ट आपको नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हमने एक वो लाइट बीम यहाँ से इसके अंदर पास किया कोलोइडल सॉल्यूशन के, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड हो गए और एक वहाँ पर बीम आपको मिला, ठीक है। यही कह लीजिए कि एक कोन आपको वहाँ पर मिली, और वो कोन डिस्कवर की गई थी साइंटिस्ट टिंडल की तरफ से। सो दैट इज़ नोन एज टिंडल कोन एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आई एम रिपीटिंग माई डेफिनेशन वंस अगेन। टिंडल इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग of colloidal particles in a colloidal solution, that is called Tyndall effect, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट एंड एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ Tyndall effect। Tyndall effect की बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैं आपको दोबारा एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। Tyndall effect may be defined as the scattering of colloidal particles in a colloidal solution, that is called Tyndall effect। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो है आपका टिंडल इफेक्ट। इसकी शर्तें क्या हैं कि टिंडल इफेक्ट अगर देखना है आपको किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस शुड बी देयर सो दैट द टिंडल इफेक्ट विल बी टेक प्लेस। कंडीशंस क्या हैं? तो कंडीशन नंबर फर्स्ट तो ये है, आपको मैं बता दूं कि जो पार्टिकल्स का साइज है, कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज है, कोलोइडल पार्टिकल्स होने चाहिए, शुड बी स्मॉलर than the wavelength
ऑफ लाइट बीम। लाइट बीम की जो वेव लेंथ है दिख रही है आपको, ये जो आ रही है, ये इसकी जो वेव लेंथ है, जो लाइट बीम की जो वेव लेंथ है, ठीक है, उससे कोलोइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल या कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। कोलोइडल पार्टिकल्स शुड बी स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ द लाइट बीम। लाइट बीम जिसको आप यूज़ कर रहे हो उसकी वेव लेंथ से भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए कोलोइडल पार्टिकल्स, तो टिंडल इफेक्ट होगा। पहली कंडीशन तो आपके पास में ये है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो डिस्पर्स फेज है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन आपका कोलोइडल सॉल्यूशन में ही आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्पर्स फेज होती है और एक डिस्पर्सन मीडियम होती है। आपको पता है जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, उसी तरह से आपके जो है ये कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आपके होते हैं। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो डिस्पर्स फेज हैं और डिस्पर्सन मीडियम है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम शुड बी वेरी लार्ज। इन दो कंडीशन से, ये दो जो कंडीशन आपके डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बहुत लार्ज होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत होगा, या और कोलोइडल पार्टिकल्स जो है स्मॉलर होंगे देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीम, तब आपका टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ऐसे ही नहीं कि किसी भी कोलोइडल पार्टिकल को उठा के ले आके सर जी दिखाइए, ऐसे नहीं होगा। ये हो गया, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है आपकी, इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट टिंडल ने, तो इसका नाम रखा गया है टिंडल इफेक्ट। और जो कोन इसके अंदर बनकर के आती है उस कोन को नाम दिया गया है टिंडल कोन। अब हम आगे बात करते हैं जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। क्या क्या अब बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर, तो उनके बारे में हम क्या क्या बातें आपसे करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ सबसे पहले जो मैं आपसे बातें करूँगा वो बातें करूँगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, या कैटाफोरेसिस, ये किस तरह की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, हमें पता चल गया। ये एक यू शेप, आपने एक बड़ी सी ट्यूब ली है, ठीक है, और इस बड़ी सी ट्यूब में आपने फिल करके रखा हुआ है कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक। और कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं जो भी रहे होंगे, ये सब कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, सब एक जगह ये आ जाएंगे, लेकिन कब? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस may be defined as the movement of the colloidal particles due to the effect of electric current, due to the effect of the influence of electric current, that is called electrophoresis or called cataphoresis। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस may be defined as the movement of the colloidal particles by the effect of electric current, you can say, that is called इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। भाई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इन चार्ज की वजह से जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो किसी एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ को आ गए, इधर आ गए यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये चैप्टर बहुत गहराई का चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल।
ये अलग टाइप का नाम आपने सुना होगा, जीटा पोटेंशियल, बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन है, अलग टॉपिक है, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको समझनी है कुछ बातें जो मैं आपको समझाऊंगा, वो बड़े ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो है किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है और उस कोलोइडल सॉल्यूशन में आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ऐड कर दिया, सपोज दैट वो KCl ही था। तो KCl के जो Cl नेगेटिव आयंस हैं, यानी कि एक टाइप के जो आपके आयंस हैं, वो एक लेयर बना लेते हैं, एक लेयर के पास में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और एक लेयर के पास में जब ये एक टाइप के आयंस, ओनली वन टाइप के आयन, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के वन टाइप के आयन एक जगह पर आ जाते हैं, और इन आयंस को नाम, ये जो आपकी लेयर बन गई, इस लेयर को नाम दिया जाता है फिक्स लेयर। यानी कि कोलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस के ऊपर ये जो है लेयर रेडी की जाती है। A layer is formed on the surface of the colloidal particles by the one type of the ions of that electrolytic substance. And these opposite ions, you can say, these ions are trying to join these left ions of that electrolytic substance with this layer again. यानी कि इस लेयर के साथ में जो इसके बचे हुए आपके काउंटर आयंस थे, मतलब जो उसको पूरा करेंगे, वो उस लेयर के पास में उनको जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको एक जो है वहाँ पर रखने, वहीं पर बुला करने की कोशिश करते हैं। ये भी कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पर ही होती है। और इस लेयर को जो नाम दिया गया है, दिस लेयर इज नोन एज डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज्ड लेयर। तो यहाँ एड्जॉर्प्शन हुआ, एड्जॉर्प्शन कहाँ, कोलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हुआ सबसे पहले Cl माइनस का, और Cl माइनस ने वहीं पर एक और लेयर बना ली काउंटर आयंस की, ठीक है। तो ये आपकी दो लेयर्स आपके पास आ गई, फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर। अब हमें पढ़ना है जीटा पोटेंशियल क्या है। तो मैं बता दूं, द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। या ये कह लीजिए द डिफरेंस। हाँ, एक बार फिर से मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। दैट इज, वेट फॉर अ सेकंड हियर, समथिंग इज कंफ्यूजन हियर। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। डोंट फॉरगेट इट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पोटेंशियल है। जीटा पोटेंशियल क्या है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। दिस वन इज फिक्स लेयर, दिस वन इज डिफ्यूज लेयर। इन दोनों के बीच के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये भी आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है जीटा पोटेंशियल। अब हम बात करने वाले हैं, कुछ हमारे और टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ अब कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, बताइए। द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन में बी डिफाइंड एज, द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ऐसे मान के चलिए कोलोइडल सॉल्यूशन है ये, और इस कोलोइडल सॉल्यूशन में आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ऐड कर दिया,
तो इसको ऐड करने के बाद जो यहाँ ये NaCl एक इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो आपके इनके दो इसके इन आयंस के जो अपोजिट आयंस हैं वो इनके साथ में एग्रीगेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। और एग्रीगेट होने के बाद में लार्ज साइज पार्टिकल्स इसके अंदर प्रिपेयर कर लेंगे। दिस फिनाइल नोन एज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। Coagulation or precipitation may be defined as the aggregation together the colloidal particles, okay, when an electrolytic substance is added to the colloidal solution. मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, the aggregation together the colloidal particles and convert into a large size particle when an electrolytic substance is added into the colloidal solution, that is called precipitation or coagulation. एग्रीगेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। एग्रीगेशन का मतलब है बड़ा हो जाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक जगह जुड़ जाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक जगह जुड़ जाना, दैट इज एग्रीगेशन। प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन में बी डिफाइंड एज द एग्रीगेशन टुगेदर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इनटू लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन एन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस एडेड टू दैट कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। आपको अगर ये डेफिनेशन नहीं लग रही अच्छी तो आप ये लिख सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस एडेड इनटू अ कोलोइडल सॉल्यूशन द कोलोइडल पार्टिकल्स गेट न्यूट्रलाइज एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द पॉट, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। ये भी आप लिख सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। कोएगुलेशन आपका हो गया है, प्रेसिपिटेशन आपका हो गया है। अब कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन की वैल्यू के ऊपर जो है एक आपके पास में लॉ है, दैट इज नोन एज हार्डी-सुलजे रूल। हार्डी-सुलजे रूल क्या कहता है? हार्डी-सुलजे रूल, हार्डी-सुलजे रूल दिस। तो मैं आपको कंप्लीट बात यहां पर समझाऊंगा। K4FeCN6 H3PO4, ठीक है। इसी तरह आपके पास में आ जाएगा K2SO4 एंड NaCl। आपके पास में ये 4 इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है, और अगर इन चारों को आप ब्रो करके देखोगे देन यू विल गॉट 4K पॉजिटिव एंड FeCN का होल 6 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जब आप इनको ओपन करोगे देन यू विल गॉट 3H पॉजिटिव प्लस POO4 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जब आप इसे ओपन करोगे तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव। जब आप NaCl को ब्रोक करोगे दैन यू विल गॉट Na पॉजिटिव एंड Cl। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन आपको पता चल गया है क्या है प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। द एग्रीगेशन टुगेदर द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन and convert into the large size of particle when an electrolytic substance added into that solution, ठीक। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर 4 यूनिट का चार्ज, इसके ऊपर 3 का, इसके ऊपर 2 का, इसके ऊपर 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हार्डी-सुलजे रूल स्टेट दैट मोर विल बी द वैलेंसी, ग्रेटर विल बी द कोएगुलेशन पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, दैट इज दिस रूल इज नोन एज हार्डी-सुलजे रूल। इन्होंने बताया कि जिस इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोएगुलेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी, याद रखना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी है? इसकी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। उसके बाद इसकी है क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। इसके बाद इसकी क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। हार्डी-सुलजे रूल स्टेट दैट more will be the valency of an electrolytic substance, greater will be the power of coagulation, that is called Hardy-Suger rule. Understand? ये हो गया आपका Hardy-Suger rule। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके साथ साथ प्लस इस क्लास के साथ साथ मैं आपको कुछ होमवर्क सेंड करूंगा जो कि MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है और आज ही आपको वो सेंड करना है। और आपका जो चेकिंग टाइम है वो है 1 o'clock से लेकर के 2 o'clock के बीच में। आपको वर्क 8 o'clock से लेकर के 12 o'clock के बीच में मिल जाएगा। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और अपने टीचर से ज़रूर चेक कराइएगा। डू मोर एंड मोर वर्क एट योर होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।